आज का विषय 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के 4 स्तंभ। जब कभी भी शब्द डेमोक्रेसी हमारे सामने आता है, प्रजातंत्र जब हमारे सामने आता है, तो हमारा ध्यान तुरंत आकर्षित होता है और चल करके अब्राहम लिंकन की तरफ चलता है, जिन्होंने कि डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, प्रजातंत्र को डिफाइन किया। ही डिफाइंड एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो गेटिसबर्ग एड्रेस में, बहुत फेमस एड्रेस है उनका, और उस समय का ये एड्रेस है जब अमेरिकन वार चल रहा था। और ये उन्होंने अपना डेफिनेशन दी in 1863 on 19th नवंबर। उनके आइडिया में, जो उनका प्रजातंत्र का आइडिया था, उनकी आइडिया में बात थी कि पावर ऑफ गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम पीपल, नंबर 1। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट बनाई जाती है, सरकार बनाई जाती है, तो वो लोगों को सर्व करने के लिए बनाई जाती है, और वो जब तक ही एग्जिस्ट करती है जब तक वो लोगों को सर्विस देती है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि लोगों का, पीपल का जो डायरेक्ट से होता है, और गवर्नमेंट हमेशा सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल होती है। इस बात पर, जो उनके स्टेटमेंट पर, उनकी डेफिनेशन पर, उनके एक्सप्लेनेशंस पर कई विचार भी आए, और इस तरह का विचार भी आया कि लिंकन ने कोई ये स्टेटमेंट जो दिया था वो उनका ओरिजिनल थॉट नहीं था। जो प्रिंसिपल्स बाइबल में दिए गए हैं, जो सपोर्टिंग सेंटेंस बाइबल में दिए गए हैं, उनको ही उन्होंने पैराफ्रेज करके स्टेटमेंट दिया था। उनका ये कहना कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ, उनका ये मानना था। जबकि कुछ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने इस बात पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि लिंकन जो प्रिंसिपल्स, जो कॉन्सेप्ट्स, जो आइडियाज, जो वैल्यूज बाइबल में दिए गए हैं, उन बाइबल के आइडियाज से बहुत इम्प्रेस थे, इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने अपना एक ये डेफिनेशन दी, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी दी। अब आगे चलते हैं, इंडियन थॉट की तरफ आते हैं। क्या इंडियन विचारधारा में कोई डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र की बात थी? कोई सिद्धांतों को माना गया या कहीं पर देखने को मिलता है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि 1863 में उन्होंने ये अपना एड्रेस किया था, जबकि अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका में। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप रामचरितमानस को देखते हैं, जो कि रामायण कही जाती है, और उसमें जो कि 16th सेंचुरी में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी, उस रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं, और एक कांड जो अंतिम कांड है, जिसको उत्तर कांड कहते हैं, उसमें एक कहानी, एक कथा मिलती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब राजा रामचंद्र ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली और अपनी किडनैप्ड वाइफ मीन्स सीता को वापस लेकर के आ गए अयोध्या में, तो वहां पर जनता का जो से था कि सीता को, जो कि रावण के सानिध्य में रही थी, उनको, रामचंद्र को नहीं रखना चाहिए था। इस जनता के से को उन्होंने रेस्पेक्ट करते हुए सीता जी को वन में भेजा था। तो जो अब्राहम लिंकन की बात है कि उसमें गवर्नमेंट में या गवर्नेंस में सिटीजन्स का से होता है, वो यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद हम और आगे बात करते हैं डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो हमें देखने को मिलता है कि जो होली बुक है इस्लाम की, कुरान, वहां भी अगर आप देखते हैं तो कुरान emphasizes the equality of all people before God,
and the importance of treating others with fairness and justice. These values are considered important for democratic societies. तो यहां पर आपको देखने को मिला, और उसमें यह बात है कि जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, जिनसे कि डेमोक्रेसी कायम होती है, वो बनती है, स्ट्रक्चराइज्ड होती है, वो उनकी रेस्पेक्ट, उनका सपोर्ट इस बुक में भी, रिलीजियस बुक में भी देखने को मिलता है। अगर हम दूसरी एक विचारधारा को देखते हैं जो कि हिंदुइज्म की विचारधारा है, उसको हम अगर देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी आपको ये मिलेगा सर्वधर्म समभाव, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल जो कि हिंदुइज्म प्रमोट करता है, उसे सपोर्ट करता है, और उसी को वो कहता है कि हिंदुइज्म इज फाउंडेड अपॉन सर्वधर्म समभाव, means equal respect for all religions, which is also considered important for democratic societies. The idea of respecting others' belief, opinions and ideas is also a core principle of democracy. तो आपने देखा कि जहां अब्राहम लिंकन ने अपनी डेफिनेशन दी थी, वहां पर दूसरी ओर रामचरितमानस से लेकर के और बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में, कुरान के कॉन्टेक्स्ट में और हिंदुओं के वेरियस शास्त्रों के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो वहाँ भी सपोर्टिंग प्रिंसिपल्स मिलते हैं, सपोर्टिंग मूल्य मिलते हैं, वैल्यूज़ मिलती हैं, सपोर्टिंग फाउंडेशंस भी मिलते हैं प्रजातंत्र के लिए। अब आगे चलते हैं। देन आप देखिए कि लेकिन ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, एक ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मींस जो शेप दिया गया वो एक वेस्टर्न फिलॉसफी ने इस डेमोक्रेसी को शेप दिया गया। मींस सिद्धांत थे, वैल्यू थी, मींस फाउंडेशन था, एवरीथिंग वाज देयर प्रायर टू सेट अप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड पहले था, लेकिन उसको शेप देने का जो कार्य किया वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ने ही किया। और उन्होंने इस डेमोक्रेसी के पिलर्स, जो कि प्रिंसिपल्स हैं, जो कि वैल्यूज हैं, जो सिद्धांत हैं और जो मूल्य हैं, उनको माना कि प्रजातंत्र इन प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों और वैल्यू पर आधारित होगी। जैसे कि पॉपुलर सॉवरेनिटी, द आइडिया दैट पावर ऑफ गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द पीपल। हमने अभी आपसे कहा कि डेमोक्रेसी का जो आइडिया ये होता है कि डेमोक्रेसी में जो पावर की सोर्स होती है वो पीपल उस देश के होते हैं। यूनिवर्सल सफरेज की बात कही, जहां पे कि वोट कास्ट करने की बात है, राइट टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स टू वोट इन इलेक्शंस। तो यहां पर देखने की बात आ रही है, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात है। मींस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, ईटीसी, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी के भेदभाव के सभी का से होगा गवर्नमेंट में, ये पॉलिटिकल इक्वलिटी कहलाती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात भी मानी गई, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी आधार है प्रजातंत्र का, ये पिलर है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि इंडिविजुअल राइट्स के, सिटीजन्स के राइट्स के और उनकी फ्रीडम्स को प्रोटेक्शन मिले, इंश्योर किया जाए। ये अगर वैल्यू प्रोटेक्टेड है किसी सिस्टम में, ये सिद्धांत अगर प्रोटेक्टेड है तो वहां पर डेमोक्रेसी होगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात भी कही गई कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में मतलब है कि एक अंग राज्य का दूसरे अंग की सीमा में प्रवेश ना करे, उस पर कोई ओवरलैपिंग ना करे। लास्ट पॉइंट जो निकल करके आता है वो आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू द डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि ये पिलर्स हैं। अगर इन पिलर्स में से, पिलर्स
जो सिद्धांत हैं, जो वैल्यू हैं, अगर इनमें से कोई भी डिस्टर्ब होता है, जाता है, तो इस कंडीशन में डेमोक्रेसी वहां पर सरवाइव नहीं करेगी। तो प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एज पिलर्स। नाउ अब हम आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं डेमोक्रेसी को जानने के बाद, क्योंकि हम भी प्रजातांत्रिक देश हैं और हमारा पूरा सिस्टम प्रजातांत्रिक वैल्यू और सिद्धांतों पर आधारित है। तो आप ये बात देखेंगे कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, और किस तरह से इस डेमोक्रेसी को यहां पर सेटअप किया गया है, यह बात आपको हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस फर्स्ट जो कमिटमेंट और डिक्लेरेशन को देखते हैं तो यहां से यह बात क्लियर हो जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन डेमोक्रेसी को सेटअप किया है। मींस यहां पर हम देखेंगे कि यह हमारी इंडियंस डेमोक्रेसी है। इंडियन डेमोक्रेसी मीन्स ए डेमोक्रेसी विच इज कंट्रोल्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ इंडियन डेमोक्रेसी। सी, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. See the point, democratic republic, and to secure to all its citizens. Means first, we are committed to set up the democratic republic. Means we have adopted the democracy, जब प्रजातांत्रिक प्रणाली। उसके बाद हम we the people of India, जो कि पॉलिटिकल सॉवरेन है, पहले मैंने बताया कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज वन ऑफ द फाउंडेशन और पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। we the people of India who are political sovereign means इनसे ऊपर कुछ नहीं है। दे आर कमिटेड आफ्टर सेटिंग अप द सिस्टम इनटू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। वो कहते हैं कि हमें सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस सिक्योर करना है, लिबर्टी लानी है, सभी को फ्रीडम देना है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी को दी जानी चाहिए, दी जाएगी। We are committed to do so through this system of democratic republic. Or the fourth principle is that we are committed to promote among them all fraternity. भाईचारे की भावना को कमिटेड करते हुए कहते हैं कि हम सभी को ये सिक्योर करना होगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं और आप एक मैपिंग भी कर सकते हैं कि पिछली स्लाइड में मैंने जो आपको 7 प्रिंसिपल्स दिए डेमोक्रेसी के, वो सारे के सारे 7 प्रिंसिपल्स दिस वे एंड दैट वे इस जो 4 प्रिंसिपल्स हैं जिन पर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड है, उनमें वो आ रहे हैं। एंड ये प्रिंसिपल्स जिन पर के कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड हो रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड हो रहा है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू सारे प्रिंसिपल्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स, 4 ऑब्जेक्टिव विच आर गिवन, ये सिद्धांत भी हैं और ये ऑब्जेक्टिव भी हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी है, मीन्स संवैधानिक मूल्य भी हैं, और ये ऑब्जेक्टिव भी हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करेगा थ्रू द सेटअप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया टू सर्व बी द पीपल ऑफ इंडिया। इस प्रियम्बल के माध्यम से जहां हम एक प्रजातांत्रिक कॉन्टेक्स्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां यह प्रजातांत्रिक कॉन्टेक्स्ट सेटअप हो जाता है और उस प्रजातांत्रिक सेटअप के लिए ऑब्जेक्टिव भी दे दिया जाता है।
एक बात जो मैंने अभी आपसे कही कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो एक सॉवरेन है, पॉलिटिकली सॉवरेन है, पॉलिटिकल सॉवरेन है, उनके पास में पॉलिटिकल पावर है और किसी के पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। इस पावर को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग द गवर्नमेंट बना करके वो ये पावर को देते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वी द पीपल हु आर पॉलिटिकल सॉवरेन, जिनके पास में पूरी पावर है, थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम, हम लोग कैसे जस्टिस सभी को देंगे, कैसे लिबर्टी, कैसे इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करेंगे। यहां पर आपको देखने को मिला, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज आर पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। सी, यहां पर आप देखिए कि इंस्टीट्यूशंस एज पिलर्स, यहां पर आपको 4 इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे जो कि उन वैल्यूज, उन सिद्धांतों पर आधारित हैं और ये दे आर कमिटेड, इनके लिए ये बाध्यता है कि इनको उन वैल्यूज और उन सिद्धांतों के प्रति कमिटेड रहना है, और इनके लिए यह भी बाध्यता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली रेगुलेटेड है, इनको जो 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स की लाइट में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होगा। सी, एग्जीक्यूटिव नंबर 1, लेजिस्लेचर नंबर 2, नंबर 3 जुडिशरी एंड नंबर 4 द प्रेस। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इंडिपेंडेंस ऑफ ईच ऑफ दीज पिलर्स, सेपरेशन ऑफ पावर की हमने बात पहले कह दी गई थी आपसे, and provides for a system of checks and balance to ensure that no one branch of government becomes the powerful at the cost of other. इनमें एक दूसरे के इनक्रोच ना करें। अब हम सबसे पहले 4th पिलर की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा चर्चा में रहता है, जिसे फ्रीडम ऑफ प्रेस कहा जाता है। यहां पर एक बात देखने की बात है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडिया में किस तरह से है या नहीं है, यह बात देखने की होगी। अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर जाते हैं और वहां देखते हैं कि जहां पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है, क्या वहां पर कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात मिलती है? वहां पर कोई ऐसा शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडिया में नहीं है? इसकी मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक रीड कर लेते हैं, एक देख लेते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। इसका मतलब यह हुआ कि सिटीजन्स को राइट्स हैं फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। क्या प्रेस को कोई राइट फ्रीडम का नहीं है? यह कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो रही है यहां पर। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको अमेरिकन सिस्टम की ओर लेकर के चलता हूं, जहां पर के फ्रीडम ऑफ प्रेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, लेकिन इंडिया में आर्टिकल 19 में प्रेस शब्द नहीं दिया गया है। The First Amendment to the United States Constitution contains the provision for freedom of press. It states that Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the freedom exercise thereof. यहां पर आपने अमेरिकन सिस्टम में देखा कि फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। अब हम इंडिया में आते हैं और जहां पर देखते हैं कि 1950 में रोमेश थापर का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया
और सुप्रीम कोर्ट के सामने आने पर उनसे यही बात कही गई, यही रिक्वेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताएं कि प्रेस का इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ये फ्रीडम कहां से अपनी सिक्योर करेगा। सुप्रीम कोर्ट held that freedom of press as an essential part of larger right to freedom of speech and expression, meaning thereby that एक सिटीजन को जैसे फ्रीडम का राइट होता है उसी तरह से अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत प्रेस को भी, मीडिया को भी राइट है। The Supreme Court further observed that free press is essential for the functioning of democratic society and for the protection of other fundamental rights and such as the right to know. The decision established the constitutional status of freedom of press in India. तो आपने देखा कि though it was not found, the status means the press did not find a status in the constitution in original draft, but through the interpretation of article 19 clause subclause a, article 19 clause 1 subclause a, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया उसकी डेमोक्रेसी में यूटिलिटी देखते हुए। Now, see, since then it has become the fourth pillar of the democracy. अगर आप देखते हैं कि इस केस के डिसीजन से पहले मेरे विचार में फोर्थ पिलर, प्रेस could not be treated as a fourth pillar, but through the Supreme Court's interpretation and assigning the constitutional status of freedom of press in India to the press, it has become the fourth pillar of the democracy. उसके बाद आगे चलते हैं और 1985 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को देखते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी यूटिलिटी, इसके पर्पज के बारे में बात कही और कहा कि यह एक मीडिया है जो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन करेगा और इस कम्युनिकेशन के थ्रू एक डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी और जो सिटीजन्स के राइट हैं, सिटीजन्स का राइट टू से है, वो बराबर बना रहेगा। अब और आगे चलते हैं। नाउ आई एम टेकिंग टू द नेक्स्ट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है, चाहे वो पार्लियामेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है या स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनका कानून बनाने का काम होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा सिस्टम रूल ऑफ लॉ पर आधारित है, बिना लॉ की प्रेजेंस के कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो अब लेजिस्लेचर जो कि एक पिलर है उस पर आकर के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इसका देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कैसे दिया गया है। लेजिस्लेचर भी कॉन्स्टिट्यूशनली कमिटेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है लेजिस्लेचर के लिए कि जो दिए गए ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जो वी द पीपल ने सेटअप किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लेजिस्लेचर काम करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम उसके लिए भी कंट्रोल किया गया है आर्टिकल 13 के माध्यम से। आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कि लेजिस्लेचर सेंट्रल हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे कि कोई भी प्रोविजन जो राइट दिया गया है पार्ट 3 में वो वायलेट हो। तो यहां पर देखा जो मैंने 7 प्रिंसिपल आपको दिए थे, वैल्यूज दिए थे, उनमें सिक्योरिटी ऑफ राइट्स एंड डिग्निटी की बात भी कही थी मैंने, वो यहां पर प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि लेजिस्लेचर
किस तरह से एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में, एक रेगुलेटेड फॉर्म में काम करेगी और काम करके वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगी और उसी को बढ़ावा देगी और गवर्नमेंट दिए गए ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी। नाउ आप देख सकते हैं कि 1973 में केशवानंद भारती केस आया तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात कर दी गई। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में जैसा कि आप जानते हैं कि यह बात कह दिया गया कि कोई भी कानून बनाया जा सकता है, इवन पार्ट थर्ड को भी आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप इस हद तक लेजिस्लेचर कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी की जहां बात है, डेमोक्रेटिक सेटअप की बात है, यहां पर वो भी यहां कंट्रोल होती है। अब बहुत जल्दी से हम एग्जीक्यूटिव पर आ जाते हैं और एग्जीक्यूटिव भी कि बहुत सारे एक्शंस करती है, लेती है, लेकिन उन एक्शन में वो उसके हर एक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होने से ही वो डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर सकता है। तो यहां पर आपको देखने का मिलेगा कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, अतः डेमोक्रेसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रेगुलेटेड है, अतः ये कंट्रोल्ड है। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, reasonableness and fairness, no arbitrariness, on the ground not in public interest। अगर कोई ऐसा एक्शन होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तुरंत स्ट्रक डाउन कर देंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स की इसमें आगे चलने पर देखते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि सारे के सारे पॉइंट्स हमने आपको क्लियर किए। यहां पर बहुत जल्दी से हम पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। समराइज करने का मतलब यह है कि आप देखें कि हम स्टार्ट हुए थे अब्राहम लिंकन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा डेमोक्रेसी का आइडिया है जिस पर के सारे प्रजातंत्र के देश काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि वो एक वेस्टर्न मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के रूप में आया और इस जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वेस्टर्न की, उसने उसको एक शेप दिया, एक वर्केबल फॉर्म में लाए। अब आगे का भी एक पॉइंट है कि प्रिंसिपल्स मींस तमाम सारे सिद्धांत और वैल्यू सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आर ऑलरेडी फाउंड इन इंडियन थॉट। अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं तो एक वर्किंग डेमोक्रेसी भले ही आपको देखने को इंडियन थॉट में ना मिले, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, वर्किंग फॉर्म में सपोर्ट करने के लिए इंडियन थॉट में वो सारे सिद्धांत मौजूदा हैं, वो सारे वैल्यू मौजूद हैं। आप उन्हें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन डेमोक्रेसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली कंट्रोल्ड। The preview is given in the preamble of Constitution। अगर आप ये सवाल करते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनली कंट्रोल्ड है, अगर सिंपली आप प्रियम्बल को ठीक तरह से रीड करते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि डेमोक्रेसी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे कंट्रोल्ड है। थैंक यू वेरी